दिस इज़ क्लास 6 चैप्टर गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट का मतलब आपको पता है सबको, सरकार होता है। सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो देखते हैं क्या है। अ गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। जो गवर्नमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी कंपोनेंट, एक हिस्सा होता है किसी भी देश का। इमेजिन अ सिचुएशन इन योर क्लास विदाउट अ टीचर और स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल। अब आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी क्लास अगर टीचर के बिना कैसी होगी, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल तो कैसे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, सब अपनी मर्जी चलाएंगे। उसी तरह ही किसी भी देश के ऊपर एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है, जो उन्हें कमांड करते हैं। अकॉर्डिंगली सारा सिस्टम जो है वो रन होता है। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न एंड नॉइस। हर तरफ कितनी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कितना शोर हो जाएगा। So we find it necessary to have somebody or some system to control the situation. इसलिए हमें यह ज़रूरी लगता है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, उस परिस्थिति को नियंत्रित कर सकें। लाइकवाइज इसी तरह ही टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कॉपरेट अमंग पीपल अ गवर्नमेंट इज़ नीडेड फॉर द कंट्री। बिल्कुल इसी तरह ही जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, और कॉपरेशन है जो लोगों के बीच में बनी रहे, इसका पक्का इंश्योर करने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है देश के लिए। सो द पावर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट डिफर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब हर देश की शक्तियाँ और जो फंक्शनिंग, काम करने का ढंग है, वो डिफरेंट होती है दूसरे देश से। गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम बाय विच अ स्टेट इज़ गवर्न। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे स्टेट चलती है, यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कमांड करती है और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली लोकल गवर्नमेंट काम करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट मेन माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, उनके अंडर लोकसभा, राज्यसभा जो काम करती है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अलग अलग की गवर्नमेंट काम करती है। और उसके नीचे आ जाती है लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमारे पंचायती राज या जो गाँव के अंदर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम बाय विच ए स्टेट इज़ गवर्न, जिसके द्वारा एक स्टेट है वो चलती है। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री अ गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। एक डेमोक्रेटिक देश में, एक लोकतंत्र देश में जो गवर्नमेंट है किसके अकॉर्डिंग काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है। संविधान क्या है? वो लिखित दस्तावेज है जो कि हमारा जिसके अंदर सारे लॉज एंड ऑर्डर लिखे हुए हैं, और हम अपने जितने भी कानून बनते हैं उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलाते हैं। सो लेट्स सी द चैप्टर. The very first is meaning of the government. A government is an institution that makes political decisions to run a country. एक गवर्नमेंट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, संस्था होती है that makes political decisions, जो कि राजनीतिक डिसीजन, निर्णय लेती है to run the country, to run a country, एक देश को चलाने के लिए। यानी एक देश को चलाने के लिए एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक निर्णय लेती है, उस संस्था को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। It refers to the group of people who are responsible for controlling a country or a state. जिसका मतलब है एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए देश को या स्टेट को। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। वास्तव में ये एक एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्गन है, यानी एक प्रशासनिक ऑर्गन है, एक अंग है ऑफ रीजन का, या तो किसी क्षेत्र का, और अ कंट्री या किसी देश का। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल आर गवर्न। एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोगों पर राज किया जाता है, लोगों को चलाया जाता है। द गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? जैसे ही स्टेट की विल हो, यानी लोगों की इच्छा के अनुसार ही गवर्नमेंट काम करती है। द नेक्स्ट इज द नीड फॉर अ गवर्नमेंट। आखिर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती क्यों है? इन एनी सोसाइटी द इंटरेस्ट एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन बी द सेम। अब किसी भी सोसाइटी में जो इंटरेस्ट, दिलचस्पी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे लोगों की, वो कैनॉट बी सेम, वो सेम नहीं हो सकती। द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, सबके अपनी अपनी दिलचस्पीज़ हैं, सो उनमें हम कहें कि उसमें क्लैश हो जाता है। जैसे किसी को कुछ चीज़ पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो किसी का आपस में मैच नहीं करता। सो द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल, ग्रुप्स में, लोगों में जो क्लैश होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ होती है जो कॉज कॉन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई हो सकती है, लॉलेसनेस, और साथ में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी हालात में माइट कैन बिकम राइट, ये गवर्नमेंट का बनना बिल्कुल सही है। सो टू डिज़ोल्व लॉ,
सो टू रिसोर्ट लॉ को बनाए रखने के लिए, कानून को एंड ऑर्डर व्यवस्था को, टू इंश्योर कॉपरेटिंग अमंग द पीपल, लोगों के बीच में कॉपरेशन बनाए रखने के लिए, टू मेक कलेक्टिव डिसीजन, इकट्ठे डिसीजंस लेने के लिए, एंड टू गेट थिंग्स डन, और चीज़ें वाकया में हो, काम जो हैं वो हों अक्सर में, असलियत में। एंड नीड फॉर द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट, ज़रूरत महसूस की गई कि एक पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। दिस पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज गवर्नमेंट, और ये पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे जानी जाती है? नॉन एज गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, काम क्या होते हैं गवर्नमेंट के? द गवर्नमेंट इफेक्ट आर डेली लाइफ इन मैनी वेज। गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ, प्रतिदिन की ज़िंदगी को बहुत सारे ढंगों से प्रभावित करती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। ये नीचे दिए गए हैं जो इनके फंक्शंस हैं। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहला गवर्नमेंट का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। सो इट इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर विद द कंट्री, के अंदर ये बनी रहती है। इट मेक्स द इम्प्लीमेंट्स लॉज, इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ये कानून बनाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं लॉज को, फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट और क्राइम, द गवर्नमेंट रिजॉल्व देम थ्रू कोर्ट्स। और अगर कोई डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती है, क्राइम, जुर्म हो जाता है, तो गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व कैसे सॉल्व करती है? कोर्ट्स के जरिए। कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कोर्ट्स हैं वो भी पार्ट है गवर्नमेंट का। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़, पहली क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर, और सेकंड क्या है जो काम करती है गवर्नमेंट, वो क्या है? बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करती है। इट प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटी टू पीपल, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देती हैं, सच है जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन प्रोवाइड करना, जैसे बसेज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह की सुविधा। इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, सड़कें बनाती हैं, पुल बनाती हैं, स्कूल बनाती हैं, हॉस्पिटल बनाती हैं। प्रोवाइड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, सप्लाई करती हैं। एंड पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और डाक की और रेलवे की सुविधाएं देती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल सिटीजन टू हैव इनफ टू ईट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें पक्का यकीन होना चाहिए, या वो पक्का करें कि सारे सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें इनफ खाने को मिल रहा है या नहीं। इट कंट्रोल द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, और जो प्राइस हैं कॉमोडिटीज़ के, जो चीज़ों की जो कीमतें हैं, उनको कंट्रोल में रखती हैं। द सेकेंड वॉज द बेसिक फैसिलिटीज़, और अब थर्ड क्या है? एक्शन ऑन सोशल इशूज़। कोई भी एक्शन, सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह के सोशल इश्यूज़, जैसे कि इट टेक्स एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। फॉर एग्जांपल, इट मेक सेवरल प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम्स बनाती हैं, इम्प्लीमेंट, लागू करती हैं। डैम टू हेल्प द पुअर, उन प्रोग्राम्स को ताकि गरीबों की मदद की जा सके। इट ऑल्सो मेक्स द वेरियस लॉज टू प्रिवेंट द फीमेल फर्टिसाइड और सो ऑन, जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल फर्टिसाइड है, भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने कानून बनाए हुए हैं। तो ये कानून को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कौन कराता है? गवर्नमेंट ही कराती हैं। और सोशल इश्यूज़ बहुत होते हैं, जैसे कि लेडीज़ पे एक्सप्लॉटेशन हो गया, या फिर उनको कमज़ोर समझा गया, या फिर उनको पढ़ाई नहीं करने दी गई। फॉर एग्जांपल, मैं आपको लेडीज़ के फील्ड में बता रही हूँ, तो ऐसे सोशल इश्यूज़ होते हैं, तो जिसके कारण जो उनका लेडीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन होता है। तो फॉर एग्जांपल, इनके लिए बहुत सारे लॉ बनाए हैं, और इनको इम्प्लीमेंट भी कराती है गवर्नमेंट। प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज, अब कोई देश है, देश के चारों तरफ की जो बाउंड्रीज़ हैं कि कोई उस पर आक्रमण ना कर दे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम द एनिमी कंट्रीज, दुश्मन देश होते हैं उनसे बचाती है बाउंड्रीज, सीमाएँ। इट ऑल्सो मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद कंट्रीज, और दूसरों के साथ पीसफुल, एक शांतिपूर्ण संबंध भी बने रहें, ये भी ध्यान रखती है। वो बचाती भी है और संबंध भी अच्छे बनाती है। सो जैसे बाउंड्री, बॉर्डर की सिक्योरिटी पे ये खड़े हैं, तो ये सारी अरेंजमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। अंडरटेक्स रिलीफ मेजर्स, अब कई बार कई ऐसी आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है देश के ऊपर, तो उस टाइम गवर्नमेंट ही सारा संभालती है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या सुनामी आ गई थी जैसे, तो ऐसे चीज़ों में कौन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है? गवर्नमेंट हेल्प करती है। इन केस ऑफ द नेचर डिज़ास्टर, अगर कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है, डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, सुनामीज़ आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, ड्रॉट सूखा हो गया, तो जो गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइज करती हैं एड्स, ये फंड देती हैं, एंड फंड मतलब पैसा देती हैं, हेल्प करती हैं, एड हेल्प करती हैं, एंड असिस्टेंस, और साथ में सहायता करती हैं फॉर द इफेक्टेड पीपल। इफेक्टेड पीपल कौन से हैं? जो प्रभावित लोग हैं, उनको ऐसी चीज़ों को मुहैया करवाती हैं। सो द नेक्स्ट इज बेटा मेक्स लॉ फॉर एवरीवन, ये सबके लिए कानून बनाती हैं। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स इन फॉर्म ऑफ लॉज, गवर्नमेंट रूल बनाती हैं
इन फॉर्म ऑफ लॉज के रूप में किसको क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सिटीजन, ताकि जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, इंटरेस्ट जो उनके दिलचस्पियां हैं, जो उनके फील्ड्स हैं, उनमें सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अदरवाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी मे क्लैश विद ईच अदर। अगर ये नहीं बनेगी तो सबके इंटरेस्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अलग अलग होते हैं, तो आपस में क्लैश हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट टेक्स द कलेक्टिव डिसीजन, इसलिए वो कलेक्टिव डिसीजन लेती है, पार्लियामेंट में बैठ के इकट्ठा निर्णय लेती है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए क्या सही है, कि सारे ही सेटिस्फाई रहें। खास करके इंडिया जैसे देश, जो कि देश है जो सेकुलर देश है, तो उसमें अलग धर्म, जाति, नस्ल के लोग रहते हैं, तो ऐसे देश में लड़ाई झगड़े के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो गवर्नमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो द गवर्नमेंट टेक्स कलेक्टिव डिसीजन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स पीपल, लोगों की तरफ से, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप करके। लीडरशिप वो करते हैं, पीछे काम लोग करते हैं, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं। एवरीवन हु लिव्स इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो, जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो अलग अलग तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, सो लॉज को फॉलो करते हैं। सो इसमें है कि टू फॉलो दीज डिसीजंस और लॉ, उनको डिसीजंस को और लॉ को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन, वो अपने जो डिसीजन फैसले हैं उनको मनवा भी सकती है, उनके पास इतनी पावर होती है। इट इम्प्लीमेंट्स दैम अमंग ऑल द सिटीजन, और साथ में ये इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, सारे के सारे सिटीजन्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द इंडिया हैज़ मेड द रूल टू प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। अब इंडिया ने एक रूल बनाया था कि चाइल्ड लेबर, हमें बाल श्रम, जो उसके खिलाफ एक रूल बनाया था। इफ़ एनीबडी एम्प्लॉयज़ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, अगर कोई आदमी या कोई भी सिटीज़न कोई ऐसा बच्चा रखता है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, एज अ लेबरर, उसे लेबरर का काम देता है, मजदूरी का काम देता है, शी और ही बी जेल, तो उसको कराने वाले को जेल हो सकती है, एंड फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसे बहुत ज़्यादा पैसा भी जुर्माना लग सकता है। मोर ओवर, इसके साथ साथ इफ़ anybody feels that a particular law is not being followed, अगर कोई ये फील करता है कि ये मेन तरह का जो लॉ है वो फॉलो नहीं किया गया, नहीं माना गया, ही और शी मे कंप्लेन टू द कोर्ट, तो वो कोर्ट में कंप्लेन भी कर सकते हैं। सपोज मैंने किसी को देख लिया कि कोई ऐसे मजदूरी करवा रहा है किसी छोटे बच्चे से, उसकी पिटाई कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो मैं भी जाके कहीं भी इस चीज़ की कंप्लेन कर सकती हूँ। सो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, और हमें ये हक भी नहीं है कि हम ऐसे किसी को, छोटे बच्चे को एक्सप्लॉइट करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है, या फिर हमें बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो ये कानून किसने बनाया, सरकार ने बनाया। तो इसको लागू कौन कर रही है, सरकार कर रही है। कैसे लागू करती है, अगर कोई नहीं मानता तो उसको पनिशमेंट देती है या फिर फाइन लगाती है। सो द नेक्स्ट इज द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स रिलेटेड टू द इशू, कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स दे देती है इन इशूज से संबंधित, इन मामलों से संबंधित। इफ़ पर्सन कंप्लेन्स इन द कोर्ट, अगर कोई पर्सन कंप्लेन करता है कोर्ट में, चिल्ड्रन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन द नेबरहुड, कि उनके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा रखा गया है जिससे काम कराया जाता है, द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द इशू, तो कोर्ट ऑर्डर देती है पुलिस को कि पूरी छानबीन करे, जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेट करे इस मामले की, एंड द गिल्टी शुड बी पनिश्ड, और जिसका गलती हो, जिसकी गिल्टी हो, उसको पनिश किया जाए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने अब तक क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसकी कितनी किस्में होती हैं। सो देयर आर द मेन 3 फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 होती हैं। दीज आर डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनी सरकार, जो लोग ही चुनते हैं, लोग अपने लिए चुनते हैं, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है जिन्हें। और मोनार्ची होता है जिसके अंदर एक राजा या रानी काम करता है, उन्हीं का ही सारा रोल होता है। और डिक्टेटरशिप होती है जिसमें एक ही इंसान की मोनोपोली होती है और उसी के अंडर ही सारा राज्य होता है। सो देयर आर द 3 टाइप्स। अब हमारे देखते हैं हमारी कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट चलती है, हमारी कंट्री में चलती है डेमोक्रेसी। सो द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम, सबसे पावरफुल कौन होते हैं, लोग। इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट टू द पावर टू मेक डिसीजन एंड इंश्योर लॉ, ये लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं डिसीजन लेने की और लॉ लागू करने की। दे डू दिस, वो ये करते हैं, किस ढंग से करते हैं वो, उनको क्या अधिकार मिला हुआ है ये चीज़ करने के लिए, वोट का अधिकार मिला हुआ है, इलेक्शन का अधिकार मिला हुआ है। सो दे डू इट थ्रू इलेक्शंस के चुनाव के ज़रिए, विच इलेक्टर वोट फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। इलेक्टर कौन से होंगे, जो वोट देते हैं उन्हें इलेक्ट करती हैं, लोग करते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो चुनाव के लिए खड़ी हो जाती हैं,
और फिर उसमें से लोग हैं जो अपनी इच्छा से वोट देके अपना लीडर चुन लेते हैं। इनफैक्ट वास्तव में पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट्स एंड इलेक्ट देम। लोग एक ही आदमी के लिए एक ही आदमी पर्टिकुलर पर्सन्स को, खास पर्सन्स को चुनते हैं, वोट देते हैं और उन्हें मतलब नियुक्त करा देते हैं। किसके ज़रिए? वोट सिस्टम के ज़रिए। दीज इलेक्टेड पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो ये लोगों ने वोट करके जो अपने लीडर्स चुन लिए, वो लीडर्स आगे इलेक्टेड पर्सन क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर्म करना, गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर्म करना मतलब बनाना। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए कि वो उनका फ़ायदे के लिए काम करती है। इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वो क्या क्या काम करेगी। एंड डिफेंड्स इट डिसीजन टू द पीपल। और अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो वो उसको पूरा डिफेंड करते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि ये एक्शन हमने क्यों लिया। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो देश हैं इस संसार के, उनमें कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट पाई जाती है? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, इन सब में कौन सी है? डेमोक्रेसी। चलिए अगला पढ़ते हैं, मोनार्ची। अब आपको डेमोक्रेसी की समझ लग गई। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने खड़े हुए लीडर्स में से जो उन्हें लगे कि उसके एक्शंस, उसके किए गए काम उनके फ़ायदे के लिए हैं, वो अपनी इच्छा से वोट डालते हैं। वोट डाले हुए लोग गवर्नमेंट बना लेते हैं और जो गवर्नमेंट बनाते हैं उनको अपने एक्शंस को क्लियर करना पड़ता है कि वो ये काम करेंगे, ये फैसले लेंगे, इसका ये रीज़न है। तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड के देश हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। चलिए बेटा आगे करते हैं। मोनार्ची। इन द मोनार्ची में द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन। जो रॉयल फैमिली, जैसे शाही फैमिली जो होती है, राजा या रानी, मैंने आपको बताया जैसे, तो वो रोल अदा करती है। द मोनार्ची और द किंग और द क्वीन इज सक्सेडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव। तो जैसे ये अपने सक्सेसर्स में चलते हैं, जैसे फादर के बाद उनका बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा या उनकी बेटी। सो ये एक सक्सेसर्स में चलते हैं, अपने रिलेटिव्स को आगे आगे हेरिडेटरी सक्सेशंस देते हैं ये, यानी अपनी विरासत में से ही इनके आगे वंश, राजा या रानी बनते रहते हैं। इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम द मोनार्ची टेक्स डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट। जो मेन राजा रानी है वही डिसीजन लेता है और गवर्नमेंट को चलाता है विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और अपने साथ वो छोटे से ग्रुप होता है उनका मिनिस्टर्स का, उन्हें लगा लेता है। एडवाइज़र या फिर उनको परामर्श देने वाले होते हैं। और द एडवाइज़र, परामर्श देने वाले। द किंग्स और द क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन टू एनीबडी। जैसे कि डेमोक्रेसी में था कि जो लीडर हैं उन्हें बताना पड़ता है लोगों को कि वो ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये डिसीजन दे रहे हैं तो क्यों देने हैं। लेकिन राजा या रानी का मोनार्ची में ऐसा कोई रोल नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन उठा सकते हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। और ऐसे ही मोरक्को, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन है मोनार्चिकल। अब जैसे अमेरिका और इंडिया में था, तो इन देशों में है जो वो ये गवर्नमेंट ऑफ जो मोनार्ची है वो पाया जाता है। ओके, आगे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में जहाँ पर एक ही आदमी का रोल रहता है, सिंगल पर्सन है जो वो रूलर होता है। सो इन द डिक्टेटरशिप में तानाशाह, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। पीपल हैव नो राइट्स, लोगों को कोई हक नहीं होता। ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन, सारी पावर किसके हाथ में होती है? एक ही आदमी के हाथ में। दैट इज़ देयर इज़ अ सिंगल रूलर, यानी एक ही शासक होता है विद एब्सोल्यूट पावर, जिसकी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू द मिलिट्री टेक ओवर। अब उनको पावर कैसे मिलती है? अब जैसे हमारे लीडर्स को तो पावर मिल गई वोट देने से, लेकिन इनको पावर कैसे मिलती है? ये उनके जो मिलिट्री सिस्टम है, यानी जो सेना है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो उनको उस ढंग से पावर मिलती है। टेक ओवर करना मतलब काबू में कर लेना, और बाय सीजिंग लीडरशिप या फिर नेतृत्व करना, लीडर बन जाना। फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग रूलर जो एग्जिस्ट रूलर है उसके ऊपर से एक लीडर के रूप में आ जाना। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन। सिटीजन कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के बारे में, इसके मेथड या इसकी फंक्शनिंग, कार्य करने के बारे में। जो सिटीजन है इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेथ, उसका अपना कोई भी इच्छा नहीं रहती जो सिटीजन है ऐसे देश में उनकी, बट ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर, मर्सी दया। और जो डिक्टेटरशिप की जो मर्सी दया पे ही उसका काम चलता है, यानी उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, जैसे वो कहेगा वैसे ही करना पड़ता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान एंड सद्दाम हुसैन ऑफ इराक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिक्टेटरशिप। तो ये जो पाकिस्तान में हुए हैं परवेज़ और जो सद्दाम हुसैन हुए हैं इराक में, ये हमारे डिक्टेटरशिप।
चलिए बेटा आगे करते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या विशेषता, मेन चीज़ें क्या हैं इसके अंदर। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में मैंने आपको पहले बताया किसका रूल होता है, किसका राज्य होता है, लोगों का। डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। द बेसिक आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। जो बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो लोग हैं रूल करते हैं देमसेल्फ, अपने आप ही रूल करते हैं, राज करते हैं। कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल। पहले तो वो रूल बनाते हैं, फिर उन्हीं रूलों को वो मानते हैं। जैसे खुद ही वोट दे के सरकार बनाई, सरकार ने रूलों को लागू कराया और खुद ही उन रूल्स को मानते भी हैं। दैट इज़ पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट द रूलर और द लीडरशिप। यानी लोगों के पास ताकत है कि वो इलेक्ट कर सके, नियुक्त कर सके रूलर को या लीडर को। रूलर शासन करने वाले को, लीडर को। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दूसरी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज यूजली मीन्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज डेमोक्रेसी का मतलब ज़्यादातर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट। लोग डायरेक्टली तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट चूज द रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अपने प्रतिनिधि चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस के जरिए। फर्दर दीज रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग टुगेदर मेक डिसीजन। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव फिर इकट्ठे बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पूरे देश की जनता के लिए। सो अगर हम ये कहें कि मैं हूँ जो वो खुद ही शासक, सो आपको क्लियर हो गया कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और वही लोग उन पॉलिसीज़ को मानते भी हैं। सो द यूनिवर्सल द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बेटा? इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। कि जितने भी नौजवान हैं देश में उन्हें अनुमति है कि वो वोट दें। अडल्ट कौन से होते हैं? 18 ईयर ओल्ड, जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है तो उन्हें अडल्ट बोलते हैं। इस देश में जितने भी लोग हैं वो 18 साल के हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उन्हें वोट देने का अधिकार है और वो अपनी इच्छा से वोट देके अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव चुनने में अपना सहयोग कर सकते हैं। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की बहुत विशेष फीचर है, विशेषता है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल अडल्ट टू वोट। डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट होने का दावा नहीं कर सकती अगर वो अपने एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं देती। गवर्नमेंट मानी जाएगी, यानी अगर वोट देने का अधिकार देती है तभी ही वो गवर्नमेंट मानी जाएगी। In the earliest democracies of world, only men who had certain level of property and education were allowed to vote by government. पहले क्या होता था डेमोक्रेसी संसार देशों में या इस संसार में? ओनली मैन, वो आदमियों को ही जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी या एजुकेशन है उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो वोट दे सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। दैट इज़ द वुमेन, द पुअर एंड द अनएजुकेटेड पर्सन वर नॉट अलाउड। और फिर इस कंडीशन में ना तो औरतें, ना ही गरीब और ना ही अशिक्षित लोग जो अनपढ़ थे वो पर्सनस को अलाउड था कि वो वोट देंगे। द सफरजेट मूवमेंट, द वुमेन सफरेज मूवमेंट या फिर द वुमेन सफरजेट मूवमेंट रेफर्स टू द वुमेन स्ट्रगल। ये किसको दिखाता है? वुमेन, औरतों के स्ट्रगल्स को, संघर्ष को दिखाता है टू वोट देने के, स्पेशली इन द एंटायर यूरोप एंड यूएसए में और यूरोप में ख़ास तौर से। यानी जब औरतों को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था तो उस टाइम में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया कि वो वोट देने के अधिकार को प्राप्त किया, वो सारी मूवमेंट को वुमेन सफरेज मूवमेंट या सफरजेट मूवमेंट कहा जाता है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट बिकॉज द टर्म, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सफरेज यूजली मीन्स राइट टू वोट। इसका मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। वुमेन एंड द पुअर वर नॉट गिवन द राइट टू वोट फॉर लॉन्ग टाइम। औरतों को और गरीबों को लंबे समय से वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। सम स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइजेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कुछ स्टेरियोटाइप क्या होता है बेटा? जब एक चीज़ की रेपुटेशन बन जाती है, जैसे कि सपोज ये धारणा बनी हुई है सबके दिमाग में कि जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, तो चाहे वो बॉक्सर बन जाए या कराटे चैंपियन बन जाए, ये धारणा नहीं निकलती लोगों की। तो स्टेरियोटाइप मतलब एक धारणा बन जाना, एंड प्रेजुडाइजेस मतलब एक ढंग से किसी को नीचा दिखाना या एक ढंग से प्रेजुडाइज रखना, उसको किसी ढंग से किसी को नीचा दिखाना,
अपने आप को सुपीरियर शो करना, सो प्रिजुडाइजेज होती हैं वो वर रिस्पॉन्सिबल, ये उत्तरदायी थी इस कारण के लिए कि वोमेन को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल वोमेन वर फिजिकली एंड मेंटली वीक, जैसे कि औरतें फिजिकली शारीरिक रूप से और मेंटली कमज़ोर होती हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, और वो डिसीजंस नहीं ले सकती। तो इस तरह के जो उनकी धारणाएं थी, इसके कारण से उन्हें वोट का अधिकार काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं दिया गया। इन 1870 दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1848, ये 1848 में अमेरिका में शुरू हुई और ब्रिटेन में कब शुरू हुई, 1870s में। बट दिस मूवमेंट गॉट मोमेंटम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको मेन इंपॉर्टेंस कब मिली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ड्यूरिंग द वॉर के दौरान व्हेन वर फाइटिंग आउटसाइड, जब आदमी बाहर लड़ रहे थे, वुमेन प्रूव टू देयर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, तो औरतों ने पूरी कैपेबिलिटी दिखाई डिसीजन लेने की। मूवमेंट के दौरान द सफोगेट्स चेंज देमसेल्फ टू रीलिंग इन पब्लिक प्लेसेस, जो भी वोट का अधिकार लेने के इच्छुक लोग थे, इच्छुक औरतें थी कह लो, उन्होंने रेलिंग इन पब्लिक प्लेसिंग में रैलीज निकालनी शुरू कर दी, रेल निकालनी शुरू कर दी। वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, हड़तालें कर दी, भूख हड़ताल कर दी, एंड मैनी ऑफ दैम वर इम्प्रिजन, और कईयों को तो कैद कर लिया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वोमेन गोट द राइट टू वोट, आखिर औरतों को वोट का अधिकार मिला न्यूजीलैंड में 1893 में, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, एंड यूएसए में 1920 में, एंड यूके में 1928 में। बट इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इंडिया का क्रेडिट रहा, दैट इवन इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952 वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जब 1942 में पहली बार इलेक्शंस हुए तो वो किस बेस पे हुए, सबसे पहले इस मतलब वोट देने के अधिकार पर हुए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन सी थी बेटा, जिसमें हम 18 साल के लोगों को या बच्चों को वोट देने का अधिकार एडल्ट्स को देते हैं। सो ये सबसे पहले लागू किसने किया, इंडिया में, कब किया, 1952 में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी एपाटाइट स्ट्रगल। एंटी एपाटाइट स्ट्रगल कौन सा है, ये एक ऐसा स्ट्रगल है, दिस रेफर्स टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर नस्ल के आधार पर बहुत भेदभाव होता था, सेग्रीगेशन अलग अलग बांट दिया जाता था उन्हें। सो इसके खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ, उस स्ट्रगल को हम एंटी एपाटाइट स्ट्रगल मानते हैं। इट मीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाना। इन साउथ अफ्रीका पीपल वर डिवाइडेड इनटू, लोगों को जो डिवाइड किया गया, वाइट, ब्लैक, इंडियन, कलर्ड रेसेस, इस ढंग से उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। ब्लैक वर द नेटिव पीपल, जो काले लोग थे वहाँ पे रहने वाले थे, वाइल द वाइट्स केम फ्रॉम द आउटसाइड टू सेटल हियर, और जो वाइट लोग थे वो वहाँ बाहर से वहाँ पे सेटल होने के लिए आए। इंडियंस केम हेयर एज लेबरर और ट्रेडर्स, जो इंडियन आए यहाँ पे वो तो या तो लेबर क्लास के रूप में या फिर व्यापारियों के रूप में आए। देयर वर अपार्थेड लॉ अकॉर्डिंग टू विच, ऐसा लॉ था जिसके अनुसार ब्लैक वर सेपरेटेड फ्रॉम द वाइट, ब्लैक और वाइट को अलग कर दिया गया। दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था। देयर वॉज नो इंटरमिक्सिंग अमंग रेसेस, आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे। देयर वॉज सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज, अलग अलग उनको सुविधाएं थी। डिफरेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड थे उनके, पढ़ने के साधन अलग अलग थे, स्तर अलग अलग थे। देयर वर सेपरेट हॉस्पिटल अलग थे, एम्बुलेंस, ट्रेन, बसेज, इवन बस स्टॉप्स थे जो ब्लैक और वाइट के अलग अलग थे। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड फॉर द वाइट्स, वेयर द नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। जो वाइट पीपल थे उनके लिए तो सबसे बढ़िया जगह रखी जाती थी, लेकिन जो नॉन वाइट लोग थे उनको सबसे बुरी जगह रहने के लिए दी जाती थी। द ब्लैक्स एंड द कलर्ड पीपल वर फोर्स टू लर्न, जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो सीखें अफ्रीकन्स लैंग्वेज को इन स्कूल्स में। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वॉज स्पोकन बाय वाइट्स, जो वाइट लोग थे उनके द्वारा यही लैंग्वेज बोली जाती थी। द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिज्म स्टार्टेड मेनली 97, ये स्ट्रगल सबसे पहले कब शुरू हुआ, 1970 में, 70 की शताब्दी में। सो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे लोग थे जो संसार के, बिगेन टू डिमांड दैट दिस प्रैक्टिस शुड बी एंड, उन्होंने ये मांगना शुरू कर दिया कि ये जो सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी के नेतृत्व में, बिकम प्रोमिनेंट इन स्ट्रगल अगेंस्ट
अपार्थाइड। तो ये अपार्थाइड के अगेंस्ट इन्होंने सबसे पहले स्ट्रगल किया और आखिर में अल्टीमेटली 1991 में प्रेसिडेंट FW डी क्लर्क ने ये एबॉलिश ख़त्म कर दिया सिस्टम को, एक लॉ बना के चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी चेंज बनाया गया, एक चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, और इस सिस्टम को जो रेशियल सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया। किन्होंने किया? FW डी क्लर्क ने एबॉलिश किया, ख़त्म किया। 1994 में साउथ अफ्रीका बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया साउथ अफ्रीका। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए उस साल में, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कौन बने? नेल्सन मंडेला बने। नाउ द लास्ट पेज, द केसेस इन, सो द नेक्स्ट इज द केस इन इंडिया। इंडिया में क्या केस था? बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले इंडिया हैज़ विटनेस डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में भी बहुत भेदभाव का सामना किया गया ऑन सर्टेन बेसिस, कुछ आधारों पर। ओनली अ स्मॉल मिनोरिटी वॉज अलाउड टू वोट, कुछ ही लोग थे, माइनर मतलब बहुत थोड़े लोग थे जिन्हें वोट का अधिकार था। बट ग्रेट पोलिटिकल लीडर लाइक गांधी जी के जैसे जो हमारे ग्रेट राजनीतिक नेता हुए हैं, स्ट्रांगली अपोज्ड इट, उन्होंने बहुत विरोध किया। सच प्रैक्टिस वॉज अनडाउटली फॉर्म of indiscrimination. गांधी जी rightly demanded that every adult in the India should be given the right to vote. गांधी जी ने बिल्कुल सही डिमांड किया कि हर एक नौजवान जो इंडिया का है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। Only a small minority can be given the right to decide the fate of majority. सिर्फ एक छोटी minority लोगों को cannot be given, उन्हें नहीं दिया जा सकता ये अधिकार कि वो सारी लोगों के किस्मत का फैसला करें, यानी थोड़े से लोग वोट दें फिर लीडर चुन लिया जाए फिर वो पूरे देश पे राज करें, ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे लोग मिलकर लीडर को चुनेंगे और फिर वो देश पे वैसे ही रूल रेगुलेशन बनाएगा। द पर्सन हु ऑनेस्टली वर्क्स डे एंड नाइट, जो लोग ईमानदारी से दिन रात काम करते थे, शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। फॉर अ क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, सिर्फ उनका जुर्म क्या है कि वो गरीब आदमी है। एवरीबडी और ईच कम्युनिटी, हर एक और हर एक कम्युनिटी है जो एक समुदाय है, हैज़ इट्स ओन पिक्यूलियर प्रॉब्लम, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, खास प्रॉब्लम है। सो शी और ही हैज़ द वोट टू चूज़ हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए हर औरत को, हर मतलब जेंट्स को, मर्द को ये ज़रूरी है या ये राइट है, अधिकार है कि वो चूज़ कर सके अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि। इनफैक्ट वास्तव में इंडिया कैन नॉट बी अ ट्रू डेमोक्रेसी, इंडिया एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बन सकता है। वुमेन, अगर औरतें, पुअर, अनएजुकेटेड को डिप्राइव किया जाएगा वोट देने के अधिकार से। दिस इज़ बिकॉज दे कवर, और ये इसलिए है क्योंकि जो ज़्यादातर जनता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन है, 75%, वो क्या है? औरतें, गरीब और अनएजुकेटेड ही हैं। सो अगर इन्हीं को वंचित कर दिया गया तो फिर जो वोट देने वाले रह जाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगे। आगे हम करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टू डू ए वैरायटी ऑफ जॉब्स इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, 3 लेवल पर ये काम करती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। लोकल लेवल की कौन सी होती है? सबसे छोटी गवर्नमेंट होती है। द गवर्नमेंट इन द विलेज, जैसे कि विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। अब देखो सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट होगी? सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट हो गई। अब नेशनल गवर्नमेंट के अंडर कौन सी आ जाती है? स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सी आ जाती है? लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो हमारे गांव वगैरह आ गए सारे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे राज्य आ गए, जैसे पंजाब, हरियाणा आ रहे हो। और नेशनल गवर्नमेंट में जो मेन इंडिया की गवर्नमेंट आ गई। सो सबसे पहले बड़ा, फिर वो रूल नीचे, फिर उसके नीचे ये चलते हैं। तो इस लेवल से हमारी गवर्नमेंट चलती है। द गवर्नमेंट इज़ द विलेज, टाउन, लोकेलिटी इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम फेस बाय द लोकल पीपल, ये लोकल पीपल की प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उनको सॉल्व करती हैं। इनमें कौन से आ जाते हैं? जैसे पंचायती सिस्टम, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कमेटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी क्या आ जाते हैं? लोकल में। स्टेट गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? The government at the state level is called state government. This government deals with the issues related to entire state. ये पूरे स्टेट की ही प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है, गुजरात की अलग है, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तो पूरे एरिया में जितने लोग आ गए उनके ऊपर ये स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। और इनके अंदर जो गांव आ गए वो क्या हो गई? लोकल गवर्नमेंट हो गई। सो इसमें कौन कौन से हो गई? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, बिहार गवर्नमेंट हो गई, एक्सेट्रा, वही बात आ गई। नेशनल लेवल पर काम करती है। और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, इसे सेंट्रल भी कहा जाता है, नेशनल भी कहा जाता है और यूनियन भी कहा जाता है। इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। अब ये पूरे देश के ऊपर
पूरे देश के पर रूल करती है, पूरे देश की प्रॉब्लम्स पर को सॉल्व करने के लिए कानून बनाती है। सो द चैप्टर वर वेरी इजी बेटा, आई फील यू विल डू इट वेल, यू अंडरस्टूड वेल।